स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हरियाणा और बिहार हमारे देश की दो बड़ी ही प्यारी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से हमारे देश के उत्थान में, हमारी तरक्की में कंट्रीब्यूशन की है। जहां तक हम हरियाणा के बारे में जानते हैं तो आप सभी को भी पता होगा कि ये एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसे ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और एशिया की सबसे लार्जेस्ट होलसेल ग्रेन मंडी भी इनके यहाँ करनाल में है। इसी के साथ साथ देश की टोटल पॉपुलेशन में करीब करीब 2% इनका शेयर है और ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो वो 1.5% से भी कम है। लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन में लगभग 3.25% की कंट्रीब्यूशन करते हुए हरियाणा हमारे देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में से एक है। इसी के साथ साथ जो हरियाणा की सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी मानी जाती है, यानी कि इनका वो फैक्टर, वो सेक्टर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पूरे देश के लिए, वो है स्पोर्ट्स सेक्टर। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो, उसमें हरियाणा स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाता है। चाहे फिर 2016 के रियो ओलंपिक्स की हम बात करें, आपको शायद याद होगा साक्षी मलिक ने वहां पर रेसलिंग में ब्रोंज मेडल हासिल किया और इस प्रकार से वो पहली महिला बनी फ्रॉम इंडिया जिनको रेसलिंग के इवेंट में ओलंपिक्स में एक मेडल मिला। इसी के साथ साथ नीरज चोपड़ा के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अ वेरी यंग हैंडसम बॉय फ्रॉम हरियाणा। तो इन्होंने भी जेवलिन थ्रो को काफी फेमस किया व्हेन ही वन गोल्ड मेडल इन टोक्यो गेम्स। इसी के साथ साथ बजरंग पूनिया ने भी ब्रोंज मेडल हासिल किया इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स। और टोक्यो ओलंपिक्स में एक सेटबैक के बाद पेरिस ओलंपिक्स में इनकी मनु भाकर, ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा, उन्होंने शूटिंग में 2 ब्रोंज मेडल एक ही ओलंपिक इवेंट में हासिल कर दिए। बेसिकली इवेंट्स 2 थे लेकिन सेम ओलंपिक्स, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स जो इसी साल बेसिकली हुए थे, उसमें 2 इवेंट्स में उन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल कर लिया। 10 मीटर इंडिविजुअल एयर पिस्टल इवेंट में एंड 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में उनको ब्रोंज मेडल मिला था। सो ऐसे में इनकी अगर ओवरऑल हम स्पोर्ट्स के बारे में प्रोग्रेस को देखें तो अच्छा खासा इन्होंने प्रोग्रेस किया है। ठीक है, अगर हम 21वीं सदी की बात करें, यानी कि 2000 के स्टार्ट होने से लेकर बेसिकली सन 2000 से लेकर 2024 की बात करें तो टोटल 20 इंडिविजुअल्स जिन्होंने ओलंपिक में मेडल हासिल किया है, उनमें से 12 लोग हरियाणा के हैं। लगभग 60% कंट्रीब्यूशन ऑफ ओलंपिक मेडल्स ये हरियाणा से आती है। इसी के साथ साथ मैंने एग्जांपल्स तो आपको दे ही दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बात करें जो 2018 की थी, उसमें हमें टोटल 66 मेडल्स मिले थे, जिसमें से 22 मेडल्स हमें कहां से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, राइट। तो 33% मेडल्स हमारे लगभग हरियाणा से कंट्रीब्यूट हो रहे थे। तो क्लियरली हम ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हरियाणा स्पोर्ट्स की जहां तक बात है तो हमारे देश की झोली में कई सारे मेडल्स कंट्रीब्यूट कर चुका है। अब ऐसे में जब हम कहें कि बिहार अगला हरियाणा बनने जा रहा है तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली करने क्या लगे। क्योंकि जब हम बिहार का वर्ड सुनते हैं, जब हमारे दिमाग में बिहार आता है, जब बिहार की बात करते हैं तो कुछ परसेप्शन बनी पड़ी है। ठीक है, देयर आर सर्टेन स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू बिहार। बिहार का जब मैं नाम लेता हूं, क्या आता है आपके दिमाग में? अरे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे दिमाग में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और जो बिहार की पॉलिटिक्स है जनरली वो आती है। या फिर मेरे दिमाग में आएंगे बहुत सारे युवा लोग जो सरकारी नौकरी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम्स में इनकी परफॉर्मेंस भी काफी आउटस्टैंडिंग होती है। जस्ट लाइक शुभम कुमार, जो शायद आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इन्होंने रैंक 1 हासिल किया था, राइट। तो बिहार के कुछ अपने यूनिक पॉइंट्स हैं जिससे देश में कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो इनकी राजनीति काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है देश में। अभी की भी जो सरकार है, आप सभी को पता है कि उसमें नीतीश कुमार जी, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनर, राइट। एंड देश के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी अच्छी खासी प्रोपोर्शन जो है वो बिहार के युवा की है। और इसी के साथ साथ बिहार के युवा, देखो, रिसोर्सेज की कमी डेफिनेटली है। बीमारू स्टेट की जब हम बात करेंगे तो उसमें बीमारू का BI इज बेसिकली बिहार। तो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से अपनी स्टेट से बाहर इनको जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन भी झेलनी पड़ती है। बट दीज पीपल, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल और काफी ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनका नाम आता है ना, उससे ये चीज साफ जाहिर हो जाती है। अब ऐसे में हरियाणा ने देखो पढ़ा, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है हरियाणा के लोग भी पढ़ाई में अच्छे खासे होते हैं, बट सिविल सर्विसेज टॉप करने ये ट्रेंड अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रदीप कुमार 2019 के सिविल सर्विसेज के टॉपर थे, इन्होंने रैंक 1 हासिल कर लिया एंड ही बिलोंग्स टू हरियाणा, राइट। तो उसी के बाद 2020 में शुभम कुमार का रैंक आ गया। ये बेसिकली यहां पर बिहार और हरियाणा में ऐसा चलता रहता है कि भाई ये एरिया तो हमारा है। और अब क्योंकि हरियाणा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिहार को टक्कर दे रहा है, तो बिहार ने अब डिसाइड किया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा स्पोर्ट्स में हम हरियाणा को टक्कर देंगे। और क्या
हरियाणा, जिसका आपने क्लियरली देख ही लिया कि अप्रॉक्सीमेटली 50% टोटल मेडल्स को अगर देखें तो उसमें हरियाणा की कंट्रीब्यूशन होती है, तो बिहार ने एक बड़ा ही एम्बिशियस गोल अपने लिए सेट तो कर लिया, लेकिन क्या उसमें पोटेंशियल है? तो पोटेंशियल तो देखो डेफिनेटली है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जहां पर क्लियरली आप भी ये जान पाएंगे कि बिहार में अच्छी खासी पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने की। फॉर एग्जांपल इनकी श्रेयसी सिंह, ठीक है, बिहार से श्रेयसी सिंह, उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की जब आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम बिहार से कोई, वो भी महिला, ठीक है, बिहार से एक एथलीट एंड वो भी महिला पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई। हालांकि बहुत बट अंदर मतलब गेम्स के अंदर इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, मेडल तो नहीं बन पाया, राइट, बट स्टिल शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फ्रॉम बिहार जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया। इसी के साथ साथ शिवनाथ सिंह, ये थोड़े पुराने एथलीट हैं, 1976 में मॉन्ट्रियल में ओलंपिक्स हुए थे, राइट। इस ओलंपिक्स में शिवनाथ सिंह बिहार से थे और इन्होंने भारत को मेंस मैराथन इवेंट में रिप्रेजेंट किया था। इसी के साथ साथ ये एग्जाम्पल देनी बहुत ज्यादा जरूरत बनती है क्योंकि यहां से एक्चुअली बिहार की जो पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में वो हमें समझ में आती है। आई डोंट थिंक सो आपने शायद मेवालाल साहू का नाम सुना होगा। हैव यू पीपल हर्ड अबाउट द नेम, हैव यू पीपल हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम इंडिया, मेवालाल साहू? आप में से कितने लोगों ने मेवालाल साहू का नाम सुना हुआ है? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। आई एम वेरी श्योर कि शायद आपके जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे लोग हैं उनको शायद पता हो, बट आई डाउट इट, क्योंकि मेवालाल साहू को ना वो रिकॉग्निशन मिली ही नहीं जो वो डिजर्व करते थे। मेवालाल साहू, मैं बता देता हूं आपको कि ये सेंटर फॉरवर्ड में फुटबॉल टीम के प्लेयर थे, ठीक है, ये फुटबॉल टीम के प्लेयर थे जिन्होंने 1948 में इंडिया को लंदन ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया। आजादी के बाद पहली बार भारत ओलंपिक्स में गया, ओलंपिक्स में खेला एंड फुटबॉल में हम 4th पोजीशन हासिल कर पाए। हालांकि हमारा मेडल नहीं आया, बट 4th पोजीशन तक पहुंचना भी एक कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी फॉर अ कंट्री जो 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ है। इसमें यह भी मैं आपको बता दूं कि 1951 में एशियन गेम्स में हम लोग फाइनल्स तक पहुंचे जहां पर ईरान की टीम के अगेंस्ट मेवालाल साहू ने, ये इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एक गोल दागा था और उस गेम को जीतकर भारत की जोली में हमारा पहला एशियन गेम्स का मेडल हमारे पास आ गया, राइट। तो मेवालाल साहू की कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हैं, ये फुटबॉल के ध्यानचंद है एक तरीके से, ठीक है। हॉकी में हम सब जानते हैं कि ध्यानचंद हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली, राइट। मेवालाल साहू ने फुटबॉल में इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रखी है, बट अनफॉर्चुनेटली भारत के एक कोच हैं, उन्होंने बताया है कि क्या सिचुएशन है कि मतलब बिहार में स्पोर्ट्स यूजुअली कम या पीछे क्यों रह गई। ऐसा नहीं है कि बिहार में स्पोर्ट्स पर्सन है नहीं या कोई स्पोर्ट्स फॉलो करना नहीं चाहता, हर कोई ही सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स की वजह से, बहुत ही टैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बिहार में स्पोर्ट्स डेवलप ही नहीं हो पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार के मेवालाल साहू जैसे कई ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने नेशनल गेम्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली। कोच सैयद नईमुद्दीन, इन्होंने 2008 की अपनी एक इंटरव्यू में कहा कि एशियन गेम्स की हमारी जीत के पीछे साहू का बहुत बड़ा रोल था, बट कोई अर्जुन अवार्ड नहीं, कोई पद्मश्री अवार्ड नहीं, राइट, कुछ भी नहीं इनको दिया गया, इनको वो रिकॉग्निशन मिली ही नहीं जो ये डिजर्व करते थे। अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो हम कैसे अपने यूथ को प्रोत्साहित कर पाएंगे? अगर हम बस सिविल सर्वेंट्स को या गवर्नमेंट जॉब्स को ही ग्लैमराइज करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई उसी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि किसी ने ऐसी एनकरेजमेंट दी नहीं, ये चीज बिहार के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नजर आती है। कैसे नजर आती है? यहां पर मोइनुल हक स्टेडियम है पटना में, ठीक है, इट्स बेसिकली अ क्रिकेट स्टेडियम। 1996 में ओडीआई वर्ल्ड कप मैच हुआ था और उसके कुछ गेम्स इस स्टेडियम में भी कंडक्ट किए गए थे। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया होगा और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा बनाया गया होगा। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अगर आप इस स्टेडियम का हाल देखेंगे तो ये बैकग्राउंड में आई होप आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, एक खंडर बना हुआ स्टेडियम, लगभग वही हालत हो चुकी है इसकी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में वो दम ही नहीं है कि ये हमारे यंग प्लेयर्स को फ्रॉम बिहार उनको ट्रेन करने में हेल्प कर सके। सरकार की एक स्कीम चलती है खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। इस खेलो इंडिया प्रोग्राम में बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसा देती है, राइट, ताकि लोगों को आमदनी की टेंशन ना लेनी पड़े और आमदनी उनको थोड़ी सी मिलती रहे और साथ साथ वो अपनी गेम्स की प्रैक्टिस करते रहें, राइट।
तो बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पोर्ट्स की जो टीम्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए बिहार की सरकार ने कुछ सीनियर प्लेयर्स को 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया और इनको बदले में 25,000 रुपए मिलते थे, ठीक है। और ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत इनको ये पेमेंट मिलती थी। लेकिन ये प्लेयर्स बेचारे ट्रेन ही नहीं कर पा रहे, राइट। बात सिर्फ 25,000 रुपए महीना लेने की तक की बन गई है। अल्टीमेटली तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत में स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें, ताकि जब इंटरनेशनल गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, वहां पर हमें सिर झुका कर नहीं बल्कि ऊंचे सिर के साथ हम खड़े हो सकें। वी शुड फील प्राउड कि हमारे कितने सारे एथलीट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे मेडल्स में, बहुत सारे मेडल्स जीत कर लेके आ रहे हैं। और उसमें जब हमारी हर स्टेट से मैक्सिमम प्लेयर्स सही परफॉर्म करेंगे तब वो विक्ट्री हमें हासिल होगी अल्टीमेटली, राइट। सो उसी चीज को ठीक करने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम है। बट सिर्फ ये हायर कर देने से, सिर्फ स्टाइपेंड प्रोवाइड कर देने से अल्टीमेट रूट कॉज वो सॉल्व हो नहीं रही, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना का है वो तो चलो पुराना है, बट देयर इज अ न्यू स्टेडियम, न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में थोड़ी एडवांस फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, काफी सारी गेम्स भी कंडक्ट की जाती हैं। बट एथलीट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है, बेसिकली अंदर एंट्री लेने के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। पेमेंट देने के साथ साथ क्या है कि जब स्टेट लेवल के प्लेयर्स ने ट्रेन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो उन्हें स्पेस भी चाहिए, ठीक है। अब डिस्कस थ्रो करेंगे, जेवलिन थ्रो करेंगे, पता लगे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है कि जेवलिन या डिस्कस किसी को लग गई है, तो वो स्पेस क्राइसिस भी यहां बिहार में है, राइट। अब ये सारी चीजों के पीछे फर्दर रूट कॉज को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो उसके पीछे निकल के आएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बिहार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यूजुअली बिहार में अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम की जड़ तक आप पहुंचेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको नजर आएगा। स्पोर्ट्स में भी यही हाल है। ज्यादातर देखो, कोई भी स्टेट में स्पोर्ट्स तब थ्राइव करती है जब वहां पर अच्छा कोच मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जो स्पोर्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उसमें प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स हों बेस्ड ऑन मेरिट, नॉट बिकॉज ऑफ कनेक्शंस। बिहार में कनेक्शंस के बिहेस्ट पे, ठीक है, कनेक्शंस के दम पर अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली मे बी उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए और चीफ मिनिस्टर के अच्छी गुड बुक्स में कोई पार्टी वर्कर हैं या कुछ ऐसे उनके नोन है, तो उसको स्पोर्ट्स पर्सन या बेसिकली स्पोर्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। और ये बॉडीज बेसिकली क्या करती हैं कि जो फंड्स होते हैं उनको एलोकेट करती हैं टू प्रमोट डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो फंड्स कैसे एलोकेट होने चाहिए कि जो स्पोर्ट थोड़ा पीछे है उसको फंड एलोकेट करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, अच्छा कोच लेके आओ, स्पोर्ट्स पर्संस और एथलीट्स को ट्रेन करवाओ एंड लेट देम विन द गेम्स। बट यहां पर क्योंकि कनेक्शंस यूज करके अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं ऑन पेपर तो भले ही लगे कि स्टेडियम हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं, हमने कितना कुछ बनाया, तोड़वा कर दोबारा बनवाया क्योंकि पहले बार ठीक से नहीं बना था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है दैट स्पोर्ट्स पर्सन in Bihar, they are not getting proper places, proper spaces to practice, to train. तो ये जो inefficiency resource allocation due to political interference है, this is another very major root cause behind Bihar lacking in sports. इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे impediments की बात करें बिहार में कि और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें बिहार में क्या है कि आप सभी को पता है कि बीमारू स्टेट मैंने जैसा बताया आपको, तो पॉवर्टी तो देखो है, उस वजह से बहुत से ऐसे हुनरमंद लोग जिनमें टैलेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो इस वजह से टैलेंट होने के बावजूद भी कि अगर सरकार हमारी थोड़ी जिम्मेदारी ले, हमें पैसे दे, तो हम उस टैलेंट को यूटिलाइज करके देश की झोली में कई मेडल्स लेके आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये नहीं हो रहा, इस वजह से लोग क्या है अपनी इमीडिएट इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे करियर्स में स्विच कर लेते हैं। इसी के साथ साथ जब स्पोर्ट्स रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सिफारिशों के बेस पर होगी, तो कोचेस भी उसी प्रकार के आएंगे, यानी कि बिहार में स्किल्ड कोचेस की कमी है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की भी कमी है, तो उससे भी क्या है स्पोर्ट्स में वो उत्साह ही नहीं होगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो बिना उत्साह के हम लोग कर नहीं सकते, जीत नहीं सकते, ठीक है। इसी के साथ साथ सोसाइटी जो बिहार की है वहां पर एक माइंडसेट भी बना हुआ है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में, जो कि बिहार में बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और उनमें स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि स्पोर्ट्स का टैलेंट रखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है मौजूद हो, लेकिन क्योंकि सोसाइटी उसकी फैमिली ये सोच रखती है
तो उस वजह से वो उसको encourage ही नहीं करेगी to participate in the sports and that is why Bihar is lacking big time in sports. अब इसमें देखो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये बता दूं कि जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन जिसके लिए बिहार जाना जाता है, वो भी क्या चाहती है, एक गाइडेड अप्रोच, उसको वहां पर भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप यूपीएससी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का P2I बैच आपकी काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिससे कि एक स्ट्रक्चर में आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिक से हम शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे वो बिल्ड द एडवांस कॉन्सेप्ट्स। एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रिपरेशन आपकी 4 स्टेजेस में होती है, स्टार्टिंग विद फाउंडेशन। लाइव क्लासेस चलेंगी, डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी हमारी ही टीम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली मेंस का क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसका आंसर आपका चेक होकर आपको फीडबैक मिलेगा सो दैट यू कैन इंप्रूव। एंड इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, जिसमें डाइवर्स सोर्सेज को कवर करते हुए हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से आपको कवर करवाते हैं। ठीक है, अच्छी उसके ऊपर ग्रिप बन जाती है। इसी के साथ क्लास के बाहर अगर आपका कोई डाउट आता है, कोई और दिक्कत आती है, तो 1-to-1 मेंटरशिप है। एंड देन प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए डेडिकेटेड क्रैश कोर्सेज हैं, जिससे इन स्टेजेस को आप इफेक्टिवली टैकल कर सकें। एंड इंटरव्यू की भी गाइडेंस है। Based on your target year, you can enroll in either 2026 batch or 2027 batch. Batches आज से स्टार्ट हो चुके हैं। CS लाइव कोड अगर यूज करोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड यू विल ओनली हैव टू पे दिस मच अमाउंट। ठीक है, ये 75,000 और इस तरह से हेफ्टी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा फॉर फर्दर गाइडेंस। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब बिहार में देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन बिहार इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मैं हरियाणा की तरह स्पोर्ट्स में एडवांस करूंगा। तो आखिर बिहार का प्लान क्या है, ये जानते हैं कि बिहार का बिग ड्रीम क्या है और सरकार आखिर चाहती क्या है। तो बिहार में जो इनके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनके अब अरमान बढ़ गए हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि इतनी देर से बिहार स्पोर्ट्स में पीछे रहा है, अब इस टाइम आ गया है कि बिहार भी हरियाणा की तरह कई सारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस क्रिएट करे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम टैलेंटेड बच्चों को ढूंढेंगे, ढूंढकर उनको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, राइट, ताकि वो मेडल्स जीत सकें। और 2032 के जो ओलंपिक्स आने वाले हैं वहां पर बिहार से हमारी जो टीम इंडिया सिलेक्ट होती है उसमें बिहार के लोग सिलेक्ट हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि 2032 में टीम इंडिया में बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले एथलीट्स अच्छे खासे नंबर्स में हो, तो उनके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दिया जाए। और 2036 के जो ओलंपिक्स होंगे उसमें बिहार के लोग ना केवल टीम इंडिया का पार्ट होंगे बल्कि मेडल भी जीत कर लेके आएंगे। ठीक है, और ये लोग क्या है कि हॉकी और क्रिकेट सिर्फ इन 2 स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं बल्कि सभी कई दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बल्कि जो लेसर नोन स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रिलेटिवली कंपटीशन भी कम होता है, जीतने के चांसेस अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बिहार की सरकार ने ठान ली है कि हम जीत के रहेंगे। तो रग्बी और एक और गेम है सेपक टकराव। ठीक है, सेपक टकराव क्या होता है, ये होती वॉलीबॉल की तरह। वॉलीबॉल आपने देखा है कि इस तरह से आपको वॉलीबॉल को उछाल लें, ठीक है, यहां ऐसे फिंगर से आप थ्रो करते हैं या ऐसे फिस्ट बना के थ्रो करते हो। सेपक टकराव वॉलीबॉल की तरह ही होती है, बट एक ट्विस्ट के साथ। यहां पर हाथ की जगह आप पैर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इट्स अ डिफिकल्ट गेम, लेसर नोन। तो यहां पर भी बिहार की टीम प्रिपेयर करना शुरू हो गई है। अब इस पूरे के पूरे प्लान में जो शुरुआत है वो है टैलेंट ढूंढने से। ठीक है, टैलेंट ढूंढने से शुरुआत हो रही है। उसके लिए इन्होंने मशाल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। दिस इज गोइंग टू चेंज बिहार, दिस इज गोइंग टू चेंज द सिनारियो ऑफ स्पोर्ट्स इन बिहार। मशाल इनिशिएटिव में क्या है कि स्टेट लेवल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। 9 दिसंबर को ऑलरेडी कई सारे इवेंट्स कंडक्ट करवाने शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें पाटलिपुत्रा के स्टेडियम में कई सारे बच्चों ने आपस में कंपीट किया है और वहां पर कोशिश की जा रही है कि यंग टैलेंट को स्पॉट कर दिया जाए और उनके फ्यूचर, स्पोर्ट्स के फ्यूचर के लिए उनको अभी से ट्रेन करना शुरू कर दिया जाए। बहुत से स्टेडियम्स जो बहुत ही खस्ता हालत में थे उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, और जो स्टेडियम्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो न्यू स्टेडियम्स बनाने की भी बात की जा रही है। कोचेस जिनमें स्किल नहीं है उनकी छुट्टी कर दी जाएगी एंड स्किल्ड कोचेस को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर बिहार में लेके आया जाएगा। इसी के साथ बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत स्पोर्ट्स को लेकर, पॉलिटिक्स तो चलो है ही, लेकिन पॉलिटिकल विल देखो नजर आ गई है। पॉलिटिकल विल है तो बाकी इंपेडिमेंट्स को, बाकी दिक्कतों को अब हमने सॉल्व करना है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है बिहार के लोगों की सोच या उनकी जो इकोनॉमिक एक स्ट्रगल रहती है। बिहार में क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो हर किसी को ये होता है कि एक फिक्स्ड स्टेबल नौकरी मिल जाए। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो मेडल जीत कर लेके आएगा तो उसको सरकारी नौकरी देने की भी बात की जा रही है, राइट। तो ये तो एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा एक एनकरेजमेंट मिल रही है बिहार को, ठीक है। सो बिहार की जो स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी है
इस पूरे के पूरे प्लान के पीछे ये एक नोडल पॉइंट, एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी। और अचानक बिहार, सोता हुआ बिहार ऐसे जाग के से गया स्पोर्ट्स में, क्योंकि बीएसएसए का चार्ज किसे मिला है? एक आईपीएस ऑफिसर को। इनका नाम आपने मे भी सुना होगा, रविंद्रन शंकरन। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल कम सीईओ ऑफ बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ये तैनात हो चुके हैं, और ये रैपिडली बिहार के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प और रिवाइव कर रहे हैं, अलोंग विद द टास्क ऑफ फाइंडिंग यंग टैलेंट। ठीक है, 2022 में बिहार का स्पोर्ट्स बजट कितना था? केवल 30 करोड़ रुपए। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड कि 30 करोड़, जो बिहार बड़ी स्टेट है, पहली बात, छोटी स्टेट नहीं है, हरियाणा से बड़ी है। ठीक है, सेकेंडली पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है, एंड थर्डली इनका जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक स्टेडियम को मेंटेन करने का अच्छा खासा खर्चा होता है। 30 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला, इसको बढ़ाने की जरूरत थी। तो 2024 आते आते ये 680 करोड़ हो चुका है। मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके देख लेना, एक्सपोनेंशियली ये बजट में ग्रोथ हुई है, राइट। एंड इसी के साथ साथ बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को तैयार कर दिया। सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को तैयार करने से, राइट, क्या होने जा रहा है कि काम जो है स्पोर्ट्स के वो क्विकली किए जाएंगे, राइट। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये मशाल बेसिकली जो इनिशिएटिव है और जो रिवैम्पिंग है, इसमें बाय द एंड ऑफ दिस टैलेंट हंट, ये मशाल टैलेंट हंट जब कंप्लीट हो जाएगा, बिहार में 5 से 6 हजार यंग प्लेयर्स जो 14 से 16 साल की उम्र के होंगे, राइट, इनको चुनकर इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी, और 2032 से 36 के ओलंपिक्स में इनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। उसी के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या पैसे, बेसिकली बजट तो देखो बड़ा है, 30 करोड़ से 680 करोड़ हो गया, बजट बड़ा है, तो क्या पैसा इंक्रीज कर देना, इज दिस सफिशिएंट? इज दिस सफिशिएंट, राइट? सो इसका जवाब है कि यस इट इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट हां, कई और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बजट सिर्फ बढ़ा देने से काम नहीं बनेगा, वो बजट सही जगह पर सही रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए यूज हो रहा है, इसको भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। तो बिहार में करप्शन बहुत ज्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये करप्शन की वजह से लीकेजेस ना हो, ये बजट व्यर्थ ना जाए। इसी के साथ साथ जो स्टेडियम इक्विपमेंट्स हैं, जिन बहुत ही बेकार हालत है जिनकी, उनको ठीक करने की जरूरत है। ट्रेंड कोचेस लाने की जरूरत है, और अच्छे कोचेस जो होते हैं उनकी फीस भी अच्छी होती है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और चेंज जो है वो ऑलरेडी महसूस होना स्टार्ट हो गया। ये मैं आपको एक रिपोर्ट, बिल्कुल जो न्यूज़पेपर्स में कही गई बातें हैं, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे पास फर्स्ट हैंड विटनेसेस के द्वारा कही गई बातें हैं, उनके बारे में बता रहा हूं कि पहले क्या होता था कि प्लेयर्स कहते हैं कि इवन बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, कि प्रॉपर ट्रैवल, जैसे शॉर्ट्स निक्कर पहननी पड़ती है ना खेलते वक्त, वो शॉर्ट्स आपको चाहिए अगर, या आपको एक कहीं एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने जाना है, तो निक्कर तक देने के पैसे नहीं होते थे बिहार सरकार के पास। एंड अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसमें आपकी ट्रेन की टिकट होगी, बट वो भी कंफर्म्ड नहीं होती थी, ऐसे खड़े होके जाते थे आप, राइट। बट अब चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं, एथलीट्स खुद इस बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं, और अगर सरकार को जरूरत पड़ती है कि उड़कर चीजें इनके पास पहुंचाई जाएं, तो उसका भी प्रावधान, उसके भी प्रबंध किए जा रहे हैं। तो अब देखना बस ये बाकी है कि किस प्रकार से बिहार इस पूरे के पूरे सिनेरियो का फायदा लेते हुए हरियाणा का एक और जोड़ीदार बन जाता है, जिसका अल्टीमेट फायदा हमारे देश को होगा। हमारे देश की तरक्की, हमारे देश का बेनिफिट तभी होगा जब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स तरक्की करेंगे। तो हरियाणा इज नोन फॉर स्पोर्ट्स, और इसमें हरियाणा के साथ साथ अब बिहार को भी हम ऐसे बिल्ड कर रहे हैं स्पोर्ट्स के मामले में, तो दिस इज गोइंग टू बी रियली बिग, रियली गुड फॉर इंडिया, राइट। सो वी होप कि 2032 और 36 में भारत ढेर सारे ओलंपिक मेडल्स लेकर आए, ढेर सारे कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल्स आए, एशियन गेम्स एंड व्हाट नॉट, राइट। सो होपफुली कमिंग ईयर्स में ये सिचुएशन और इंप्रूव होगी, और स्पोर्ट्स को भारत में एक नया चैप्टर, एक नई कहानी की शुरुआत यहाँ पर हम देखने को हमें मिलेगी। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये एनालिसिस अच्छा लगा है, इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डू शेयर सम कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि ये इनिशिएटिव और कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में आप ये भी बताइए कि और किस मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा उसी वीडियो की डिस्कशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।